सेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेकेंड वीडियो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब वीडियो 1 में हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जांच भी देखे थे, उसका उपयोग भी देखे थे, कहाँ से में प्राप्त होता है उसका सोर्स भी देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रुक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। फैट्स भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन की मात्रा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। तो चलिए इसमें और हम लोग पढ़ते हैं कि वसा हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो यह कार्बोहाइड्रेट के जैसा हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी संचित अवस्था में हमारे पास रहती है, हमारे त्वचाओं में रहती है, हमारे शरीरों में विद्यमान रहती है। यह जब हमारे शरीर की अति आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा की, या जब हम लोग उपवास होते हैं, तो यह वसा ही अपघटन होके जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दही, दूध, पनीर, मछली। ये सारे मछली जो यकृत से वह तेल जो प्राप्त होता है वो वनस्पति तेल, ये सारे के सारे जो है वसा के स्रोत हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, हमारे शरीर में ताप नियंत्रित करना। तीसरा, जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो या उपवास की स्थिति में हमें ऊर्जा प्रदान करना। यह जो होती है यह कार्बोहाइड्रेट से वसा
हाइड्रेट से लगभग दुगुना ऊर्जा देता है। कितना? तो 1 ग्राम वसा को अगर जलाएंगे, अगर 1 ग्राम वसा को जलाएंगे यानी हमारे शरीर में अगर जलता है तो हमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्रदान होता है। कितना? तो 1 ग्राम वसा को जलाने पर 1 ग्राम वसा अगर हमारे शरीर में अगर जलता है, पिघलता है या विघटन होता है तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। यह वसा भी कार्बन, यह वसा जो है तीन प्रकार का होता है। वसा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो यह संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा और तीसरा वसीय अम्ल। असंतृप्त वसा जो होता है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। शरीर के लिए नुकसानदेह। यह क्या होता है? तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है और यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है? तो एकदम ठीक नहीं होता है। यह हमारे शरीर के लिए वसीय अम्ल। क्यों? क्योंकि इसको हाइड्रोजनीकरण करके बनाया जाता है। इसको जो है हाइड्रोजनीकरण करके वसीय अम्लों को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से यह हमें प्रदान होता है। हाँ, असंतृप्त वसा में क्या क्या चीजें होती हैं तो जैसे देख लीजिए आप, सूरजमुखी का तेल लीजिए, आप जैतून का तेल लीजिए, सूरजमुखी का तेल, आप जैतून का तेल लीजिए। इस तरह के खाद्य पदार्थों में असंतृप्त वसा, हाँ, एक नारियल का तेल में भी यह क्या होता है? तो असंतृप्त वसा होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ, अगर वसा अगर हमें ज़्यादा मिलता है तो हमें कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल आप देखिए, शरीर में जो हमारा रक्त है वह रक्त पूरे शरीर में ब्लड में सर्कुलेट करता है। पूरे शरीर में हर एक खाद्य पदार्थों को, सारे चीज़ों को वह क्या करता है? ब्लड के साथ यानी ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में कोशिकाओं तक वह पहुंचता है। कोशिका जो है उसे विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वह बाहर निकालने का प्रयास करती है। साथ साथ जितने भी सारे अपशिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड की घनत्व को बढ़ाता है, यानी उसमें श्यानता को बढ़ाने का काम करता है। तो क्या होगा? अगर उसमें श्यानता बढ़ेगा तो कहीं न कहीं जाकर ब्लड थक्का जम जाएगा। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है वह शरीर में भी थोड़े बहुत मात्रा में निकलता है, पेट में यानी यकृत में, वह यकृत में, अमाशय में
उसका स्राव होता है, शरीर भी स्राव करता है, साथ साथ वसा से भी हमें प्राप्त होता है। वो भी खास करके किस तरह के वसा से, तो वह संतृप्त वसा से, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जैसे डालडा वडा हम लोग खाते हैं। डालडा हो गया या वनस्पति तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, यह जब हम लोग लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो जो हार्ट पेशेंट है उसको सही समय पर, अगर, क्योंकि ब्लड में जाने के बाद यह जो होता है इसकी ब्लड की श्यानता को बढ़ा देता है, यानी कड़ापन बढ़ा देता है। कहीं कहीं थक्का जम गया, ब्लड सही समय पर वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचा, तो इससे उसके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो यह बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या फिर जो जिनकी एज जो है वह एक 40 से अगर ऊपर जाने लगता है तो उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप तले हुए चीज़ों को कम से कम सेवन कीजिए। आप तेल के सेवन कम कीजिए, वसा का सेवन, फैट का सेवन कम कीजिए। ऐसा नहीं कि वसा हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है, वसा बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, खास करके ज़्यादा ऊर्जा का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट साथ साथ या वसा दोनों ऊर्जा का काम करता है। लेकिन अगर हम वसा ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो शरीर के मोटापा बढ़ेगा, शरीर का मोटापा बढ़ने से बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो इस तरह से वसा को हम लोग देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जांच करते हैं। वसा को कैसे जांच करेंगे, तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे जांच करेंगे। वसा की जांच कैसे करेंगे, तो आप कोई खाद्य पदार्थ लीजिए जिसको आपको टेस्ट करना हो, आपको चेक करना हो। जैसे आप सरसों का दाना लीजिए थोड़ी मात्रा में, उसको क्या कीजिए कि कागज में, है ना, एक कागज में उसको लीजिए। लेने के बाद इस कागज को लपेट दीजिए, आपस में इसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद क्या कीजिए, आप उसको कुछ वजनदार चीज़ों से, है ना, कुछ वजनदार चीज़ों से इसको क्या कीजिए, थोड़िए, इस पर प्रेशर दीजिए। इसको जो है तोड़ना है, कागज को सगरों से जो है तोड़ने का प्रयास करना है। हाँ, ध्यान देना है कि कागज फटे नहीं, कागज को फाड़ना नहीं है, धीरे धीरे उसके दानों को तोड़ने का प्रयास करना है। तो सरसों के दाने सब सारे के सारे टूट जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, उसको खोलकर देखिए। अगर आप देखते हैं खोलकर तो क्या मिलता है कि सरसों के दाने जो है वो कागज पर कुछ न कुछ धब्बा बना दिया, पैच बना दिए। वो पैच क्या होता है, वो पैच वसा होता है। हाँ, आपको लगेगा कि अगर हम इसको सुखा दें तो हो सकता है कि सूख जाए, तो अगर सूख जाएगा तो वो पानी होगा। हाँ, कोई भी फसल में पानी की मात्रा कुछ न कुछ होती है। तो आप उसको क्या कीजिए, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप उसको सही में जाकर धूप में उसको रखिए। जब आप उसको धूप में रखते हैं तो उस पर जितने सारे कण अगर वाटर के होंगे, पानी के होंगे, सारे के सारे वो वाष्पीकरण कर जाएंगे, वेपराइज कर जाएंगे। और जो बचेगा वो अभी भी धावा अगर दिखेगा उस पर, तो आप समझ जाइए कि हम जो खाद्य पदार्थ को इसमें मसले थे, थुरे थे, वो खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है। क्यों, कैसे, तो उस कागज को क्या कीजिए, आप किसी रोशनी में, या तो किसी तरह की रोशनी हो, बल्ब में आप उसको देख सकते हैं या सूरज के प्रकाश में देख सकते हैं, उसको, उस कागज को उठाकर आप उसको प्रकाश में देखिएगा कि उससे थोड़ी थोड़ी प्रकाश जो है आ रही है, यानी प्रभासी की तरह काम करता है। और कागज अगर प्रभासी की तरह काम करना शुरू कर दिया तो आप समझ जाइए कि वह जो है वसा है, उसमें समाहित क्या है, वसा है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसके स्रोत लिख लेते हैं। इसके स्रोत कौन कौन थे, तो इसको स्रोत थे घी, मक्खन, दही, अंडा का पीला भाग जिसको जर्दी कहते हैं,
अंडा का पीला भाग, मछली में भी तेल होता है, मछली का यकृत, यकृत। अगर ये आप सब खाते हैं, यह भी वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, या आप कोई तेल लीजिए, या आप कोई तेल लीजिए, सभी में क्या होता है, तो वसा मौजूद होता है। तो हम लोग वसा को पूरा का पूरा अच्छे से डील किए, हम लोग बढ़िया से इसको समझिए। अब आते हैं हम लोग खनिज लवण को पढ़ते हैं, या फिर खनिज लवण के पहले विटामिन को पढ़ते हैं। तो हम लोग अब विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन को हम लोग देखते हैं। विटामिन टोटल 13 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विटामिन? 13 प्रकार का होता है। कुछ जो होता है वो घुलनशीलता के आधार पर 2 भाग में इसको बांटते हैं। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक पानी में घुलनशील होता है, और दूसरा वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत सोचने वाली बात है। क्यों आवश्यक है? क्या हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं, हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। क्या वह हमारे शरीर में वृद्धि करता है? शरीर वर्धक है, शरीर वर्धक है? नहीं, विटामिन हमारे शरीर के लिए वर्धक नहीं है। शरीर को कोशिकाएं सब सारी चीज़ों को निर्माण नहीं करता है। तो हमारे क्या चीज़ के लिए सही है? क्यों हमारे लिए विटामिन की आवश्यकता होती है? तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो हमारे शरीर को जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने में यह सहायता करता है, पूरा ऑक्सीकरण करने में यह सहायता करता है। यानी विटामिन जो होते हैं वह जितने सारे हार्मोन्स होते हैं, जितने सारे ग्रंथियाँ होती हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने का यह काम करती है। अगर वह नई ढंग से काम करेगा तो न हमारे शरीर में सही ढंग से पाचन क्रिया होगी, और न ही यह हमारे शरीर के किसी तरह से ऊर्जा मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वह क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है। यानी यह क्या करता है, तो यह उपापचयन करने का काम करता है। यानी इसका कार्य क्या है? मुख्य रूप से इसका कार्य है उपापचयन को नियंत्रित करना। उपापचयन को नियंत्रित करना, यानी मुख्य रूप से इसका काम यही है कि उपापचयन को नियंत्रित करना। उपापचयन को हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जो भी हम लोग खाते हैं वो किसी न किसी रस के द्वारा वह उसका विघटन हमारे शरीर में होता है, और वह जो पदार्थ है ब्लड के थ्रू प्रत्येक कोशिकाओं तक हमारे शरीर में जाता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो सारे के सारे क्रियाओं को, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है, तो विटामिन करते हैं। तो हम लोग क्या देखें, विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक वो पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो बी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, तो पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो इसको हम लोग कीड़ा के नाम से जानते हैं। कीड़ा, KEDA, क्या? कीड़ा। आप कीड़ा को भी इस तरह से याद रख सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है।
इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। और पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है इनकी संख्या 2 होती है। तो और भी जितने सारे कुछ कुछ जो बच गए, हम बोले थे कि 13 होते हैं, तो इसी में ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 और 7 विटामिन हैं वह इसी में यानी पानी में ही कह सकते हैं कि घुलनशील है, लेकिन मुख्य रूप से 2 विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग विटामिन्स के स्रोत के बारे में जानते हैं और विटामिन्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विटामिन हमारे लिए किस किस तरह के शरीर में वह काम करता है। B1, B2, B6, B12 ये हम 4 को कहीं बता रहे हैं। ऐसे इसके साथ और बी कम्प्लेक्स के रूप में आता है बी कम्प्लेक्स। कौन कौन, B3 हो गया और B5 हो गया, B7 हो गया, ये और भी इसके बी कम्प्लेक्स में आते हैं। B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12 बी कम्प्लेक्स में आते हैं। विटामिन बी के कमी से, यानी हम बताएं कि विटामिन के शरीर में, विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा देने का तो काम नहीं करते हैं, और वह क्या करते हैं तो पाचन क्रिया में सहयोग करते हैं। यानी जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो यानी डाइजेशन सिस्टम में वह पार्टिसिपेट करता है, यानी उसको जो है नियंत्रित करता है। साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी हमें विटामिन से नियंत्रित करता है। ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को वो नियंत्रित करने का काम करता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। विटामिन बी1 या थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक नाम सबका अलग अलग होता है, तो हम लोग जब आगे क्लास में जाएंगे तो रासायनिक नाम पढ़ेंगे। ऐसे हम बोलते रहें, रासायनिक नाम हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है। यह कहाँ होता है तो देखिए, प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है चावल के ऊपरी परतों में। चावल के ऊपरी परतों में विटामिन बी1 पाया जाता है। तो क्या हम लोग बी1 लेते हैं? तो कह सकते हैं कि हाँ भी नहीं भी। अगर पॉलिश किया हुआ चावल अगर खाते हैं तो हमें वह विटामिन नहीं मिल पाता है, और जो पॉलिश किया हुआ नहीं खाता है वह कुटा हुआ चावल खाता है तो उसको विटामिन 1 उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि चावल को पॉलिश किया हुआ नहीं खाना चाहिए, चावल को कूटा हुआ खाना चाहिए। उसे उसके जो छिलके होते हैं ऊपर वाले वह जो है बाहर नहीं निकलते हैं, उसी में मौजूद विटामिन बी1 होता है। साथ साथ अगर हम ज़्यादा धोते हैं या ज़्यादा उबालते हैं और जो पानी बचता है चावल बनाने के बाद अगर उसको फेंक देते हैं तो भी वो विटामिन खत्म हो जाता है। तो हम लोग देखें कि विटामिन बी1 की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग कौन है? बेरी। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? बेरी। ऐसे हम लोग इसको से जो इसके कमी से होने वाला रोग है वह हमें इसके लास्ट वाले जो है पार्ट में पढ़ेंगे। बस इसके स्रोत को हम लोग देखते हैं। तो विटामिन बी1 के बारे में जाने, यह हाथ से कटे हुए चावल, हाथ से कूटा हुआ जो है चावल, इससे हमें प्राप्त होता है विटामिन बी1। गेहूं के जो दलिया होता है उसे प्राप्त होता है, राजमा से प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है, दाल फल हरी सब्जियों से भी विटामिन बी1 हमें मिलता है। विटामिन बी2 इसको दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, यकृत और कलेजियों से प्राप्त होता है। यकृत मतलब कलेजी जब हम लोग खाते हैं तो विटामिन बी2 हमें मिलता है। B6 यह दूध से प्राप्त होता है, ईस्ट से प्राप्त होता है, यकृत से, साबुत अनाज से। साबुत अनाज किसको बोलते हैं?
तो जो खड़ा खड़ा अनाज होता है, मतलब उसको कुटाई नहीं करके दाल के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं, बस वह खड़े खड़े दाल को ही हम लोग साबुत अनाज कहते हैं। जब उसको फुलाकर हम लोग जब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह अनाज साबुत अनाज कहलाता है। तो अंडा से भी हमें वह प्राप्त होता है विटामिन B6। B12 हम लोग इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट तत्व की मौजूदगी होती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये मांस, मछली और यकृत से हमें प्राप्त होता है। कौन? तो विटामिन B12। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन सी प्राप्त होता है खट्टे फल से। किससे प्राप्त होता है? खट्टे फल से, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सारे के सारे हैं, ये खट्टे फल हैं। इनसे प्राप्त होता है हमें क्या? तो विटामिन सी। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब हम लोग गर्म करते हैं विटामिन सी के साथ, या फिर जिस भोज्य पदार्थ में विटामिन सी होता है, अगर उसको गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। लेकिन यह आंवला एक ऐसा फल है जिसको आप कितनों गर्म कीजिए वह नष्ट नहीं होता है। उसमें जो विटामिन सी है वह नष्ट नहीं होता है। यह एक अपवाद के रूप में है। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो हम लोग देख लिए कि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। इनके स्रोत को हम लोग देख लिए पाराफारी से। अब हम लोग आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, एक को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, और यह हमारे आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आँख के लिए नहीं, त्वचा के लिए भी, बाल के लिए भी। हमारे बाल भी उड़ते हैं या पकते हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो जो है वो बाल पकने लगता है या फिर बाल उड़ने लगता है या बाल से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो विटामिन ए खास करके, और कौन इससे रोग होता है? तो इससे और रोग होने वाला जो है वह है जीरोफ्थैल्मिया। कौन से रोग होते हैं? तो जीरोफ्थैल्मिया हम लोग इसके लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह पालक से प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होता है, पपीता से प्राप्त होता है, पके आम से प्राप्त होता है, या रंगीन सब्जियों से भी प्राप्त होता है। या आप वैसे फल खाते हैं जिसमें उसकी जो परत होती है, ऊपर वाली परत होती है, वह गाढ़ा रंग का होता है, उसमें भी विटामिन ए संचित होता है। यानी आप जो भी फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर खा रहे हैं जो गाढ़ापन हो, रंग उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, तो उसमें भी विटामिन ए की मात्रा होती है। विटामिन डी कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन सी हमें सूरज की किरणें से प्राप्त होता है, और मछली का तेल से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यह हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसमें फास्फोरस और कैल्शियम होता है। हमारे शरीर में भी विटामिन डी जो है वह संश्लेषित होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में संश्लेषित होता है। विटामिन हमारे शरीर के अंदर कोई विटामिन संश्लेषित नहीं होता है, लेकिन कुछ विटामिन जैसे के हो गया, विटामिन डी हो गया, इसका संश्लेषण कुछ मात्रा में होता है। यानी जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना नहीं होता है। तो हमें क्या करते हैं, धूप में बैठकर हम लोग विटामिन डी को लेते हैं। तो क्या धूप में बैठने वाले, दोपहर में अगर धूप में बैठेंगे तो हमें विटामिन डी प्राप्त होगा? नहीं, हमें सुबह वाले जो धूप होती है उसमें हमें बैठना होगा, तब हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। तो सूरज के किरणों में प्राप्त होता है, और मछली के तेल में। मछली का तेल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वह उनके पास मशीन होते हैं उनसे निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि आप मछली लाइए और पीस दीजिए, पीसने के बाद तेल निकलेगा, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वह तेल निकालने का काम करती है। विटामिन, देखिए मछली का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ओमेगा 3 नामक एक फैटी होता है, फैट है, तेल तो फैट है, वसा है, तो उसमें ओमेगा 3 नामक एक वसा होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही, शरीर ही नहीं मस्तिष्क के लिए भी वह एक पोषण है, मस्तिष्क का पोषण आहार है, कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग उसको लेते हैं तो मस्तिष्क का सही ढंग का पोषण होता है। ई जो है विटामिन ई क्या है? हाँ, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अगर मान लेते हैं कि विटामिन डी किसी को नहीं मिला तो उसको रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। बच्चों को खास करके पैर जो होता है धनुषाकार टाइप का हो जाता है।
विटामिन ई जो है वह हरे पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है, दूध और टमाटर से भी विटामिन ई मिलता है। अगर विटामिन ई हमें सही ढंग के नहीं मिले तो क्या हो सकती है? तो हमारे शरीर में अनेकों तरह की मतलब खास करके नपुंसकता वाली बीमारी हो सकती है, यानी पुरुष जो होता है वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? हमें विटामिन ई की आवश्यकता होगी। और विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होगा? तो हरे पदार्थ सब्जियों से। अंकुरित अगर अनाज भी आप लेते हैं तो भी उससे जो है प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज का मतलब अगर गेहूँ को अंकुराकर आप अगर खाते हैं, खास कर गेहूँ को, तो वह पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई की प्राप्ति होती है। दूध और टमाटर। विटामिन के यह जो है पत्ता गोभी में पाया जाता है। पत्ता गोभी आप लोग खाए होंगे। अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन के की प्राप्ति होती है। तो विटामिन के हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर में कुछ जो है उसका संश्लेषण होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होता। जितना होनी चाहिए उतना नहीं होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। वो हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। शरीर में प्रोथ्रोम्बिन एक नामक प्रोटीन होती है, वो उसकी मदद करती है। तो विटामिन के अगर हमारे शरीर में नहीं रहे तो रक्त जो है अगर कहीं कट छट गया तो वह वह नहीं रुकेगा, वह लगातार बहते रहेगा। तो उसको थक्का जमाने का कौन काम करता है? विटामिन के। रक्त को थक्का जमाने का कौन काम करता है? विटामिन के। तो विटामिन के बारे में लोग इतना समझ लिए, बहुत तरह की चीज़ें इसमें देखें, बी कॉम्प्लेक्स देखें, वसानुकूलनशील देखें। इसके बाद जो है हम लोग खनिज लवण पढ़ेंगे। तो विटामिन, देखिए विटामिन यहाँ मिस्टेक से हो गया था, विटामिन होता है, विटामिन नहीं होता है, यहाँ विटामिन होता है। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग खनिज लवण पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग खनिज लवण पढ़ेंगे। खनिज लवण को देखते हैं, ये स्रोत लिखा हुआ है, ये हमारे खनिज हैं। देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें मिनरल्स मिलती है, क्योंकि हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही हमें ज़रूरत होती है, अधिक मात्रा में नहीं ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अभाव में बहुत सारे जो है इसके कारण व्याधियाँ हो जाती है, रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम को पहले देखते हैं। कैल्शियम, इसका संकेत Ca है। इसका संकेत Ca है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध से प्राप्त होता है और दूध उत्पाद से प्राप्त होता है। हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, सबूत अनाज से प्राप्त होता है। सबूत अनाज का मतलब जो खड़े खड़े अनाज होते हैं उनको दरा नहीं जाता है, दाल की तरह उसको नहीं कन्वर्ट किया जाता है। जो साबुत दाल होते हैं, जो खड़ा होते हैं, उसी को साबुत दाल बोलते हैं। तो हरी सब्जियों में भी हमें कैल्शियम मिलता है। फास्फोरस अनाज, आप किसी तरह का अनाज खाइए, बादाम लीजिए या फिर दूध या उसके उत्पाद को लीजिए, या फिर आप केला लीजिए। केला तो आपको याद रखना है, केला में फास्फोरस पाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे तो खाद्य पदार्थ होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उसी के नाम से जाना जाता है कि उसमें वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे केला फास्फोरस के लिए जाना जाता है। तो फास्फोरस, कैल्शियम, ये दोनों हमारे लिए क्या करते हैं? तो शरीर में हमारे जो हड्डी होते हैं या दांत होता है उसमें मजबूती लाने का प्रयास करते हैं। उनमें मजबूती आता है जब हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस को लेते हैं। अगर यह हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो इसके कारण दंत क्षय होना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ जो है भंगुर हो जाती है, टूटने लगती है। तो आपको कैल्शियम और फास्फोरस आपको चाहिए भोजन में। लोहा जिसको हम लोग आयरन भी कहते हैं, इसका संकेत Fe है। Fe यह कहाँ से प्राप्त होता है? मांस से, कलेजी से, अंडा से, सेब से, अमरूद से और केला और पालक से। आप पालक और सेब को हमेशा याद रखिएगा कि इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप 100 प्रतिदिन लेते हैं तो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। इसलिए सुबह सुबह प्रत्येक व्यक्ति को 1 सेब लेना चाहिए। तो किसी का दिमाग में या फिर किसी को मन में विचार आया या फिर क्वेश्चन उठता होगा, राइज होता होगा कि क्या सर लोहा को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं?
जो हमें जो मिलती है प्रकृति में, जो लोहा से हम सारे के सारे घर निर्माण करते हैं, तो पुल निर्माण करते हैं, वो सारे लोहा को हम नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं, उस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। उसकी वह जो है खाद्य, अब खाद्य में अगर वह हमें मिलता है तो भी हम उसको ले सकते हैं, डायरेक्ट लेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, वो हमें खाद्य सामग्रियों के साथ उसको हम लेते हैं, उसमें ही वह ऐड होता है, सम्मिलित होता है। आयोडीन। अच्छा, लोहा के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो लोहा के कारण जो बीमारी होती है वह रक्त अल्पता होती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। यह हमें रक्त की प्रचुरता को मेंटेन करने का काम करता है। यह कमी अधिकतर देखा जाता है तो महिलाओं में देखा जाता है, और खास करके गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनमें यह देखा जाता है कि रक्त की कमी हो गया, क्योंकि उनके अंदर भी बच्चा को ब्लड चाहिए, वह माँ से वो ब्लड लेता है, तो उनमें रक्त की कमी हो जाती है। या फिर मासिक धर्म वाले जो महिलाएं हैं उनमें भी कमी आती है, प्रत्येक मास में उनका ब्लड जो है बाहर निकलता है, तो उनको आयरन की टैबलेट लेने का सलाह डॉक्टर देते हैं कि आप आयरन के टैबलेट लीजिए, जिससे आपको वह रोग जो है, मतलब वह जो है रक्त की कमी जो है आपको नहीं होगी। इसके कारण बहुत सारे परेशानियाँ हो जाती है, शरीर में कमजोरी हो जाता है और दिक्कतें हो जाती है। आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह समुद्री मछली से प्राप्त होता है। अगर आप समुद्री मछली को लेते हैं तो आयोडीन प्राप्त होगा। समुद्री भोजन से आपको प्राप्त होगा। समुद्री बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, आयोडीन युक्त अगर नमक लेते हैं तो भी आपको आयोडीन प्राप्त होगा। अगर आप नहीं लेते हैं या आपके अंदर वो कमी हो जाती है, खनिज लवण की कमी हो जाती है, तो क्या होगा? तो बहुत सारे व्याधियाँ होंगी, बहुत सारे, मतलब जिसको हम लोग गलकंड के नाम से जानते हैं, जिनको हम ग्वाइटर रोग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के बीमारियां हमें हो जाएगा। गलकंड मतलब गले में वो ग्रंथि होती है जो बाहर लटक आती है, तो उसको हम लोग ग्वाइटर रोग कहते हैं। सोडियम क्या होता है? तो सोडियम का संकेत Na होता है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक से, फल के अतिरिक्त सभी से हमें सोडियम प्राप्त होता है। पोटेशियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पोटेशियम केला, और अगर हम लोग आलू लेते हैं तो हमें पोटेशियम प्राप्त होता है। तो हम लोग खनिज लवण को देख लिए, ये हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व के रूप में ही हमारे शरीर में काम आते हैं। अब दो चीज़ बचा, अब एक रुक्षांश बचा और एक जल बचा। इन दोनों को हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग रुक्षांश, इसको हम लोग रफेज बोलते हैं, और जल को हम लोग पढ़ेंगे। जल मतलब वाटर, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। रुक्षांश क्या होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं रुक्षांश क्या होता है। रुक्षांश को हम लोग सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं, सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। है क्या? कि प्राकृतिक या फिर पादप कह सकते हैं, प्राकृतिक या पादप रेशा, प्राकृतिक पादप रेशा है क्या? तो पौधे के जो कोशिका भित्ति होती है उसी से यह बनता है सेलुलोज, जिसको हम लोग रुक्षांश कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इन दोनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह पोषक तत्व तो नहीं है, यह हमें किसी तरह से ऊर्जा तो नहीं प्रदान करता है, या कोई भी किसी तरह से यह हमें न एनर्जी देता है, न शरीर वर्धक की तरह काम करता है, न मतलब इसका पोषक तत्व की तरह हमें इस्तेमाल हम इसको नहीं करते हैं। यह हमारे शरीर के लिए लेकिन आवश्यक है। अगर ये नहीं रहे तो दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। रुक्षांश हमें किस तरह से मदद करता है? तो जब हम इसको लेते हैं, रुक्षांश को जब हम लोग लेते हैं, तो
वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के आयतनों को बढ़ा देता है। उसके आयतन को बढ़ाने के कारण वो शरीर में सही ढंग से अनपचे भोजन को वो बाहर निकालने का काम करता है। वह खुद पचाने का काम नहीं करता है। वो क्या करता है, तो भोज्य पदार्थों के जो अमाशय में जो भोजन पचते हैं उसके आयतन को बढ़ा देता है। वो सही ढंग से एक एक चीज़ों को एंजाइम सही ढंग से पचाते हैं और वह मल मूत्र के द्वारा वह बाहर निकल जाता है या बाहर निकलने में मदद पहुंचाता है। तो रुचांश क्या यह हमारे शरीर के लिए या केवल या हमारे लिए ही उपयोगी है या और दूसरे के लिए उपयोगी है? तो सभी के लिए उपयोगी है। यह भोजन को पचाने में ही जो है मदद करता है। यह खुद पचता नहीं है, जैसे कैटालिस्ट की तरह, जैसे उत्प्रेरक होता है, वह दूसरों को मदद केवल करता है। वो खुद उसमें किसी तरह से रिएक्शन करने में वह केवल मदद पहुंचाता है। लेकिन रुचांश भी उसी का भी यही काम है, केवल हमारे शरीर में अनपचे भोजनों को वह क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? रफेज, जिसको हम लोग इंग्लिश में रफेज बोलते हैं या रुचांश बोलते हैं। एक और बात इसके बारे में आप जानिए कि ठीक है, मनुष्य तो नहीं है सेलुलोज को पचा पाता है, इसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। तो क्या जानवर पचाते हैं? हाँ, जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वे इस रफेज को पचाते हैं। कैसे? तो आप एक फैक्ट जानिए, जो घास होता है, इस घास में रुचांश की मात्रा अधिक होती है। इस घास में क्या होती है, तो रुचांश की मात्रा अधिक होती है। तो जब जानवर रेशे को यानी जो घास को खाता है तो क्या होता है, तो पहले वह चबाता है, चबाने के बाद उसको पेट में जाता है। पेट में जब जाता है तो उसका थोड़ा बहुत पाचन होता है। उसको कहाँ पर जाता है, तो वह रूमेन में जाता है। कहाँ जाता है? रूमेन में जाता है। रूमेन में कुछ देर तक रहता है, उसका पाचन होता है। उसके बाद हो जाता है तो वह 4 भागों में विभाजित हो जाता है। यह रूमेन जो है वह 4 भागों में विभाजित होता है, जिसको रूमिनेंट बोलते हैं। रूमिनेंट 4 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें भोजन धीरे धीरे करके वह संचित रहता है। अब क्या करता है, हाँ, जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है भोजन को, तो उसको हम लोग जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग जुगाल कहते हैं, या फिर उसको हम लोग कड भी कहते हैं। कड, इंग्लिश में उसको कड कहते हैं या उसको जुगाल कहते हैं। कब? जब वह भोजन को थोड़े बहुत मतलब जो भी चबाया वो भोजन को पेट के अंदर ले जाता है, वह रूमेन में ले जाता है। रूमेन 4 भाग में विभाजित होता है। वह धीरे धीरे जो है छोटे चीज़ों को मतलब छोटे मोटे टुकड़े में वो बांट देता है। और वह जो क्या कहलाता है, तो जुगाल कहलाता है, उसको कड कहते हैं। अब क्या करता है, तो उस जुगाल को वह मुख में पुनः लाता है। पुनः जो है वह धीरे धीरे करके मुख में लाता है और बढ़िया से उसको चबाता है। आप देखे होंगे कि जानवर जो होते हैं खाने के बाद आराम से बैठ जाते हैं और पहुराते हैं। पहुराते मतलब मुंह चलाते रहते हैं। हमेशा उनका मुंह जो है वह चलते रहता है, लार नीचे गिरते रहता है, मुंह चलते रहता है। तो वे क्या करते हैं, तो इसके बाद जुगाली करते हैं, यानी मुख में अपने भोजन को लाते हैं, यानी इस कड को लाते हैं। और कड को लाने के बाद यह जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, तो यह जुगाली करते हैं। जुगाली करने के बाद वह धीरे धीरे सभी उस सेलुलोज को पचा देते हैं। अंततः वह मल मूत्र के द्वारा वह बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जानवर जो होते हैं वह रुचांश को पचाने में, यानी जो सेलुलोज होता है उसको पचाने में सक्षम होते हैं।